स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अवनी ने दरवाजे की चाबी घुमाई और भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने सीलन भरी दीवारें, टाइल्स पर जमी धूल और एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। नई शुरुआत, उसने खुद से कहा। पिछले कुछ महीने उसके लिए आसान नहीं रहे थे। बेंगलोर में एक जॉब छोड़ने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। नया शहर, नया काम और अब नया घर। उसने सोचा था अपार्टमेंट थोड़ा पुराना होगा लेकिन चलेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा मानो दीवारें कुछ कहना चाहती हैं। मधुबन रेजिडेंसी को लोग पुराने जमाने की इमारत कहते थे। बाहर से देखने पर यह बस एक आम सी 4 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन इसकी असलियत कोई नहीं जानता था। अपार्टमेंट 703 में आते ही सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आई वो था एक पुराना आईना जो लिविंग रूम की दीवार से टंगा हुआ था। नक्काशीदार फ्रेम, थोड़ा धुंधला शीशा, लेकिन कुछ तो था उसमें जो नजरें खींच लेता। ये आईना तो मैंने नहीं खरीदा, अवनी ने खुद से बड़बड़ाया। रियल एस्टेट एजेंट मुकुल ने कहा था कि अपार्टमेंट खाली है, फर्नीचर नहीं है। लेकिन ये आईना यहाँ किसने छोड़ा? उसने आईने में खुद को देखा। बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे थकान की लकीरें थीं, लेकिन आईने में जो दिखा वो थोड़ा अजीब था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो उसने खुद नहीं दी थी। वो चौंकी, पलटी और फिर से देखा। इस बार मुस्कान गायब थी। रात को अवनी ने बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन पुरानी छत से आती खड़खड़ाहटें, पास वाले घर की धीमी धीमी बातें और हर थोड़ी देर में दीवार से कुछ गिरने की आवाजें उसे बार बार जगा रही थीं। लगभग 2:44 AM पर उसने एक तेज फुसफुसाहट सुनी, बिल्कुल कान के पास। तुम आ गई। वो डर के मारे उठ बैठी। उसका शरीर पसीने में भीग गया था, लेकिन पंखा बंद था। आसपास कोई नहीं था। कमरे की दीवारें वैसे ही शांत थीं। उसने लाइट जलाई और उसकी नजर सीधे आईने पर गई। आईने में कोई खड़ा था, किसी लड़की की परछाई, लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें जो चमक रही थीं। पर जब उसने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। वो आईने के पास गई, कांपते हाथों से उसे छूकर देखा। ठंडा था, शायद धातु का फ्रेम भी बर्फ जैसा ठंडा। तभी आईने पर धुंध सी छाने लगी, जैसे किसी ने सांस ली हो, और फिर एक नाम लिखा हुआ उभर आया, अवनी। कैसे? उसने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। सुबह होते ही उसने सबसे पहले मुकुल को कॉल किया। हेलो सर, एक बात पूछनी थी। अपार्टमेंट में एक पुराना आईना है, वो किसका है? मुकुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आईना? वहां तो सब क्लियर करवाया गया था। नहीं, वो लिविंग रूम में है, बहुत बड़ा है और कुछ अजीब है उसमें। मैम, अगर आप चाहें तो मैं किसी को भेज दूं हटवाने के लिए। ठीक है, उसने झूठ बोला। अंदर से वो जानती थी कोई भी इस आईने को नहीं हटा सकता, न वो खुद न कोई और, क्योंकि पिछली रात जब उसने आईना हटाने की कोशिश की थी तो उसके हाथ खून से भर गए थे और दीवार पर कुछ उभर आया था। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अगले कुछ दिन अजीब गुजरे। आईने में उसकी परछाई बदल जाती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती, और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करती जो अवनी कर ही नहीं रही होती। एक बार उसने खुद को आईने में अपनी गर्दन दबाते हुए देखा। उसने तुरंत सिर घुमा लिया। आईने में कुछ भी नहीं था, पर फिर उसके गले में लाल निशान उभर आए। उसने रिसर्च करना शुरू किया। गूगल, रेडिट, यूट्यूब, हर जगह उसने ऐसे मामलों की तलाश की जहां आईने के अंदर कोई और मौजूद हो। एक रात उसे एक पुराना ब्लॉग मिला, मधुबन रेजिडेंसी अपार्टमेंट 703, जहां आईना सिर्फ अक्स नहीं, आत्मा को भी कैद करता है। जो एक बार खुद को उस आईने में देख लेता है, उसकी असलियत धीरे धीरे उससे अलग हो जाती है। ब्लॉग 2011 का था। लेखक का नाम मोहित तनेजा। उसने तुरंत नाम नोट किया और फेसबुक पर सर्च किया। प्रोफाइल नॉट फाउंड। पर उसका दिल अब डर से कांप रहा था। रात को 3 बजे वो फिर जगी। इस बार आईने में कुछ और था, सिर्फ परछाई नहीं, एक पूरा दृश्य।
वो खुद को सीढ़ियों से गिरती देख रही थी। खून, कांच और फिर आईने के अंदर से वही आवाज। आ गई ना? उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। कुंडी अपने आप चढ़ गई थी और आईना धीरे धीरे दीवार से अलग होकर हवा में झूलने लगा। आईना हवा में झूल रहा था। अवनी दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आईने पर जमी हुई थीं। आईना धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर आकर हवा में तैर रहा था। अचानक वह जोर से दीवार से टकराया, लेकिन टूटा नहीं। उसके फ्रेम में एक दरार सी उभर आई, मानो कोई गहरा घाव हो। दरार सीधी थी, ठीक बीचों बीच, जैसे आईने ने खुद अपने अस्तित्व को चीर दिया हो। फिर उसी दरार से एक धुंधली परछाई बाहर आई। एक लड़की की आकृति, लंबे बाल, सफेद गाउन और उसके होंठ जिनसे खून टपक रहा था। अवनी चीख नहीं पाई। आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तुम मेरी जगह पर हो, उस आकृति ने कहा। कौन? अवनी ने कांपती आवाज में पूछा। तुम वही कर रही हो जो मैंने कभी किया था। तुमने देखा है मुझे, अब तुम बनोगी मैं। अचानक बत्ती चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट से जैसे तैसे अवनी ने दरवाजा खोला और बाहर भागी। पूरा फ्लोर सन्नाटे में था। लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियां जंग खाई हुई थीं, लेकिन वो दौड़ती रही। नीचे पहुंचकर गार्ड रूम गई, पर वहां कोई नहीं था। रिसेप्शन पर सिर्फ एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर चल रहा था और स्क्रीन पर अपार्टमेंट 703 की फीड। उसने देखा, वो खुद कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो यहां थी, गार्ड रूम में। फिर वो कौन थी? अगली सुबह नींद के बिना थकी हुई अवनी ने फैसला किया कि अब कुछ करना ही होगा। वो स्थानीय एंटीक डीलर रजा भाई के पास गई। उसने आईने की तस्वीर दिखाई। रजा भाई ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैडम, ये आईना पहले भी मेरे पास आया था। क्या मतलब? 2011 में एक आदमी आया था, मोहित तनेजा। बोला कि ये आईना उसे किसी अंधेरे बाजार से मिला था, भैरव गली। उसने कहा कि इसमें कुछ है। उसने मुझे बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने छुआ, मेरी उंगली कट गई। मैंने उसे लौटा दिया और फिर 1 महीने बाद सुना वो आदमी पागल खाने में है। आज तक वहीं है, साइको न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मुंबई में। अवनी ने उसी दिन वहां जाने का प्लान बनाया। अस्पताल सफेद और साइलेंट था, लेकिन माहौल बोझिल। जब उसने मोहित का नाम लिया, रिसेप्शनिस्ट कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वार्ड 6A। लेकिन ध्यान रखना, वो किसी से बात नहीं करता। अवनी जब अंदर पहुंची तो एक कोने में उलझे बालों और सूनी आंखों वाला एक आदमी बैठा था। आंखें आईने की दरारों जैसी लग रही थीं, टूटी हुई पर गहरी। मोहित? वो चौंका। कुछ देर तक उसे घूरता रहा। तुम आईने वाली हो? अवनी की सांस रुक गई। तुम जानती हो ना कि वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। वो कौन? आईना। वो कोई चीज नहीं, वो एक दरवाजा है। दरवाजा? हाँ, एक अन्य सत्य के लिए। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो दिखता है वो नकली है, और जो असली है वो दिखाई नहीं देता जब तक तुम उसे खुद न देख लो। अवनी कांप गई। मैं बच सकती हूं? नहीं, मोहित मुस्कुराया। तुम अब उसकी हो चुकी हो। उसी रात अवनी फिर अपार्टमेंट लौटी। कमरे में आईना अब पहले से बड़ा लग रहा था। उसके फ्रेम से काले धागे जैसे कुछ बाहर निकल रहे थे, हवा में लहराते हुए। वो धागे नहीं थे, साएं थे, और उन साइयों में उसे खुद के अतीत की तस्वीरें दिखने लगीं। मां की चीख, पिता की मौत, टूटे रिश्ते। अकेलापन आईना अब उसकी सबसे गहरी यादों को दिखा रहा था और उन्हें फिर से जीवा रहा था। उसने खुद को 2 साल पहले एक पुल पर खड़ा देखा, जब वो आत्महत्या करने गई थी। तुम्हारा मन कमजोर है, इसीलिए तुम्हें चुना गया, आईने ने कहा। तुम कौन हो? तुम्हारा प्रतिबिंब, और जल्द ही तुम्हारी असलियत। अवनी ने अब समझ लिया था, यह आईना महज एक वस्तु नहीं, बल्कि एक दरवाजा है मन के सबसे अंधेरे हिस्से में। हर कोई इससे नहीं गुजर सकता, लेकिन जो भी गुजरता है वो खुद को खो देता है। उस रात उसने खुद को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की ठानी और सोने से पहले मोबाइल कैमरा ऑन करके रख दिया। सुबह जब वीडियो देखा तो उसमें वही दृश्य था जो पहले सीसीटीवी में दिखा था। वो खुद उठती है, आईने के सामने जाती है,
और खुद से कहती है, अब मैं हूं असली अवनी। और फिर वो आईने में चली जाती है। अवनी अब खुद को दो हिस्सों में बांटा हुआ महसूस करने लगी थी। एक वो जो जिंदगी जी रही थी, लोगों से मिल रही थी, काम पर जा रही थी। दूसरी जो आईने के भीतर बसी थी। आईना अब सिर्फ कमरे में नहीं था, वो हर जगह था। सपनों में, मोबाइल स्क्रीन में, पानी की सतह पर और कभी-कभी बंद आंखों के पीछे भी। शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो अपार्टमेंट के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। एक अधेड़ उम्र की महिला ने पूछा, आप 703 में रहती हैं? हाँ, क्यों? क्या आपसे बात हो सकती है? वो महिला डर और संदेह में लिपटी हुई थी। मैं आपकी पहले वाली किराएदार की मां हूं, श्रेया की मां। अवनी का दिल धक से रह गया। कैफे में बैठकर उस महिला ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। श्रेया बहुत शांत लड़की थी, इंट्रोवर्ट। उसने 703 किराए पर लिया था, करीब 1 साल पहले। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। कैसे? अवनी ने पूछा। वो आईने में देर तक खुद को देखती रहती। उसकी आवाज बदल गई थी। एक बार मैंने फोन पर उसे कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाते सुना। महिला ने कांपते हुए एक फोटो निकाली जिसमें श्रेया आईने के सामने खड़ी थी, पर तस्वीर में आईने में जो चेहरा था वो श्रेया का नहीं था, वो अवनी का था। उस रात अवनी ने तय कर लिया कि उसे अपार्टमेंट छोड़ना है। उसने बैग पैक किया और निकलने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां खुद ब खुद लॉक हो गईं और फिर आईने की दरारें और फैल गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर दीवारों से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, कभी मां की, कभी पिता की, कभी खुद उसकी। कहां जा रही हो अवनी? अब तो तुम हमारी हो। आईने से 2 और परछाइयां निकलीं, एक बच्चे की और एक बुजुर्ग महिला की। ये कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जो तुमसे पहले थे, एक छाया बोली। हम सब इसी कमरे में रहे, इसी आईने से गुजरे और कभी लौटे नहीं। तुम क्यों? अवनी चीखी। क्योंकि तुमने देखा। अब आईना जमीन से उठकर हवा में घूम रहा था। कमरे का तापमान गिर गया था। पसीने के बावजूद अवनी को सिहरन महसूस हो रही थी। आईने में अब एक सीढ़ी दिख रही थी जो नीचे जा रही थी, गहराई में, अंधेरे में। उतरोगी? उसने मुंह मोड़ लिया, लेकिन पीछे दरवाजा पिघल चुका था। अब वहां भी अंधेरा था, वहीं सीढ़ियां। वो जहां भी देखती एक ही रास्ता था, नीचे उतरना। और उसने कदम रख दिया। उस रहस्यमयी सीढ़ी पर हर कदम पर अतीत की एक परत छूट रही थी। पहली सीढ़ी उसे स्कूल के दिन दिखाए, जब दोस्ती के नाम पर उसे तन्हा किया गया। दूसरी सीढ़ी वो दिन जब उसके पिता ने जहर खा लिया था। तीसरी सीढ़ी वह क्षण जब उसने खुद पुल से कूदने की सोची थी। हर सीढ़ी एक गहरा जख्म। सीढ़ियों का अंत एक दरवाजे पर हुआ, लोहे का, जंग लगा हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक झिलमिलाती दुनिया थी, जहां हर वस्तु कांच से बनी थी, पारदर्शी, चमकती लेकिन कमजोर। वहां लोग थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वो चलते थे, हंसते थे, रोते थे, पर बिना आंखों, बिना मुंह के। और तभी एक लड़की आई, वही जो आईने से बाहर निकली थी। उसने कहा, यह है प्रतिबिंबों की दुनिया। यहां वो सब रहते हैं जिन्होंने अपनी असलियत छोड़ दी। क्या मैं वापस जा सकती हूं? केवल एक शर्त पर। क्या? तुम्हें अपने अतीत से मुक्ति पानी होगी। वो सब जो तुम हो छोड़ना होगा। अगर मैं ना करूं तो तुम यहीं रहोगी, एक प्रतिबिंब बनकर। तुम्हारा असली शरीर वहां रहेगा, लेकिन आत्मा यहीं कैद। अवनी चुप हो गई। कांच की दुनिया में उसकी छवि टूटने लगी थी, एक नहीं कई रूपों में बंटने लगी। और अब फैसला लेना था, अतीत छोड़कर खुद को बचाना या सब कुछ लेकर खो जाना। अवनी के कदम जैसे ही कांच की जमीन पर पड़े, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये कोई सामान्य दुनिया नहीं थी। हर चीज, हर दीवार, हर पेड़ और यहां तक कि आसमान भी कांच से बना था। एक खौफनाक खामोशी हर ओर फैली थी, जिसमें सिर्फ हल्की हल्की चीखें गूंजती थीं। लेकिन ये चीखें बाहर की नहीं, उसके अंदर की थीं। अचानक कुछ चेहरे सामने आने लगे, सब कांच के बने, पारदर्शी,
मगर उनके अंदर अंधकार भरा हुआ। एक बुजुर्ग आदमी बोला, हम सब वही हैं जिन्होंने खुद को आईने में देखा और सच को पहचानने से इनकार कर दिया। एक छोटी बच्ची बोली, मैं यहां 10 साल से हूं। आईना मेरा दोस्त बन गया था, फिर उसने मुझे निगल लिया। फिर सबने मिलकर एक ही वाक्य बोला, यहां समय नहीं चलता, यहां सिर्फ प्रतिबिंब जीते हैं। अवनी भागने लगी। वो सीढ़ियां जो आईने से नीचे उतरी थीं, अब पीछे नहीं थीं। आसपास की दीवारें अब उसके चेहरे की हूबहू कॉपी बन गई थीं। हर तरफ अवनी थी, हंसती हुई, रोती हुई, चीखती हुई, मुस्कुराती हुई, मगर वो मुस्कान मानो मौत की भविष्यवाणी कर रही हो। तभी सामने आया एक विशाल आईना, बाकी सब आईनों से बड़ा, धुंधला और अजीब। उसमें से एक आवाज आई, यहां से बाहर जाने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, पूछो। पहला सवाल, तुमने खुद को कब आखिरी बार सच में देखा था, बिना किसी डर या दिखावे के? उसका मन कांप गया। वो कब? शायद कॉलेज के समय, जब पहली बार उसके पिता ने कहा था, तुम किसी लायक नहीं हो। तब से उसने खुद को आईने में सिर्फ मेकअप के पीछे देखा था, सच्चाई से नहीं। दूसरा सवाल, जिस दर्द को तुम सबसे छुपाती हो, क्या वो ही तुम्हारा असली रूप नहीं है? उसने आंखें मूंद लीं। पिता की मौत, मां की चुप्पी, अकेलापन, प्यार में धोखा, सब दर्द जैसे अंदर से बाहर आने लगे। तीसरा सवाल, क्या तुम खुद को माफ कर सकती हो? अवनी फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों से उसने खुद को दोषी ठहराया, हर चीज के लिए। शायद ये सवाल नहीं थे, ये ताले थे, उसके आत्मा के ताले। जैसे ही उसने कहा, हां, मैं खुद को माफ करती हूं, वो विशाल आईना चटकने लगा, कांच की दुनिया बिखरने लगी, हर अवनी प्रतिबिंब धुएं में बदलने लगे। और तभी उसे जोर का झटका लगा। वो अपनी ही अपार्टमेंट 403 के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। कमरा वैसा ही था, लेकिन आईना अब गायब था। ना कोई दरार, ना कोई छाया, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसने गहरी सांस ली, पहली बार सच में सांस ली। कुछ हफ्तों बाद अवनी ने अपार्टमेंट छोड़ दिया। नई जगह, नया माहौल, लेकिन वो अब डरती नहीं थी। अब जब वो आईना देखती थी तो खुद को देखती थी और मुस्कुराती थी, क्योंकि अब वो जानती थी आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम ही सच्चाई से आंखें चुराते हैं। अवनी ने मुंबई छोड़कर पुणे के एक शांत इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया था। वहां की खुली खिड़कियां, हरियाली और दूर दूर तक फैला सन्नाटा उसे सुकून देता था। नया शहर, नई नौकरी, नए लोग। उसने आईना फिर से खरीदा, इस बार लकड़ी की फ्रेम वाला, सीधा साधा। लेकिन अब आईने में देखने का तरीका बदल चुका था। पहले वो खुद को सजाती थी, अब वो खुद को समझने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक रात आईने में फिर वही परछाई नहीं दिखी। इस बार वो परछाई अवनी जैसी नहीं थी, ये कोई अन्य रूप था। लंबा, झुका हुआ, चेहरे पर मानो कोई हड्डियों की नकाब हो। अवनी घबरा गई। नहीं, ये सब तो खत्म हो गया था। लेकिन परछाई ने धीमे से मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहा, झूठ, और गायब हो गई। अवनी ने फिर डॉक्टर से संपर्क किया, फिर थेरेपी शुरू की। उसने मन में सोचा, शायद ये PTSD है, बीते ट्रॉमा की गूंज। पर उस रात कुछ हुआ जिसने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। अवनी के फ्रिज में रखा खाना आईने में दिखाई नहीं दे रहा था। आईने में मेज पर कोई चीज नहीं थी, जबकि असल में वहां खाने की प्लेट पड़ी थी। मतलब आईना अब उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था, बल्कि कोई और दुनिया दिखा रहा था। अवनी ने एक रात डरते डरते हाथ फिर से आईने की ओर बढ़ाया। आईना फिर लहराया और उसका हाथ पार चला गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, तुम अधूरी हो, अधूरी चीजें वापस लौटती हैं। आईना चमका और वो फिर अंदर खींच गई। अब की बार आईने की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो आईनों से नहीं बनी थी, अब वो यादों से बनी थी। हर दीवार पर उसका बचपन, हर गलियारे में कॉलेज की गलती, हर कोने में उसके अतीत के लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खून से भरी थीं और सबसे आगे उसकी मां खड़ी थी। तू क्यों बची थी? तूने सब छोड़ दिया। अवनी चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं छोड़ा,
मुझसे सब छीन लिया गया था। लेकिन आवाज आई, झूठ, तुमने खुद को छोड़ दिया था। एक बड़े हॉल में उसे एक अजीब जीव दिखा, लंबा, कांटों वाला और सिर पर कई आईनों का मुकुट। मैं हूं प्रतिबिंबों का राजा, उसने कहा। जो खुद से भागे हैं वो मेरी प्रजा बनते हैं। तुम मेरे राज्य में आ चुकी हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम पूरी ना हो जाओ। अवनी ने पूछा, क्या करना होगा? राजा बोला, सभी अपने अधूरे हिस्सों से मिलो, जो तुम छुपाती रही हो उन्हें अपनाओ। अब अवनी एक एक कमरे में जाती है और अपने अलग अलग वर्जन से मिलती है। 13 साल की अवनी, जिसे पापा ने मारा था और कहा था तू बेकार है। 21 साल की अवनी, जिसे प्यार में धोखा मिला और उसने खुद को दोषी माना। 28 साल की अवनी, जो करियर के पीछे दौड़ती रही, खुद से दूर होती गई। हर अवनी रोती है, चीखती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब मिलती जाती हैं, एक हो जाती हैं। एक चमकदार आईना प्रकट होता है। अवनी अब पूरी है। वो कहती है, अब मैं वापस जाना चाहती हूं। प्रतिबिंबों का राजा मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखो, आईना अब भी वही है। फर्क बस इतना है, अब तुम बदल चुकी हो। अवनी आंखें बंद करती है और जागती है अपने नए फ्लैट में, बिस्तर पर। आईना वहीं रखा है, मगर अब वो सिर्फ एक आईना है, या शायद एक दरवाजा जो तभी खुलता है जब तुम खुद को झूठ बोलते हो। अवनी अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आई थी। पुणे में उसकी नौकरी ठीक चल रही थी। वो पहले से शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर महसूस कर रही थी। पर सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके मोबाइल कैमरे से जब उसने सेल्फी लेने की कोशिश की, पीछे आईने में कोई नहीं था। उसका प्रतिबिंब गायब था। वो सिहर गई। नहीं, ये सब तो खत्म हो गया था। उसी हफ्ते उसकी कंपनी में एक नया रिसर्च असिस्टेंट आया, अद्वैत श्रीवास्तव। शांत, गंभीर और किताबों में डूबा रहने वाला इंसान। एक दिन कैजुअल बातचीत के दौरान जब अद्वैत को अवनी की आंखों में गहराई दिखी, तो उसने कहा, तुमने कभी खुद को दूसरे नजरिए से देखा है, जैसे आईने के पीछे से? अवनी चौंक गई। क्या मतलब? अद्वैत मुस्कुराया। मैं मिरर साइकोलॉजी पर पीएचडी कर रहा था। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन एक थ्योरी है कि आईना कभी कभी वो दिखाता है जो हम खुद से छुपा रहे होते हैं। अवनी ने हिम्मत कर अद्वैत को सब कुछ बता दिया। आईना, उसकी दूसरी दुनिया, प्रतिबिंबों का राजा, उसके अपने अलग अलग रूप। अद्वैत ने ध्यान से सब सुना और फिर कहा, शायद वो आईना अब तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए सक्रिय हो रहा है। मतलब आईना अब किसी और आत्मा को खींच रहा है। अब आईना बंद नहीं हो रहा था। उसके कांच पर धुंधली उंगलियों के निशान दिखने लगे थे, मानो कोई अंदर से खटखटा रहा हो। अद्वैत ने कैमरे से रात में रिकॉर्डिंग की और फुटेज में दिखा, रात के 309 बजे एक परछाई आईने के सामने खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना कोई आकार, बस एक आंख चमक रही थी। अद्वैत बोला, ये इंसान नहीं है, ये शायद कोई और ही चीज है। धीरे धीरे आईने में दिखने वाली चीजें अवनी से जुड़ी नहीं थीं। अब उसमें एक बच्ची दिखती थी जो अंधेरे में रो रही थी। कभी कभी एक बूढ़ी औरत जो फुसफुसाकर कहती, मैं उसे वापस लाने आई हूं। अद्वैत ने थ्योरी दी, शायद आईना अब चुन रहा है कि अगला शिकार कौन होगा, और ये तुम नहीं हो, बल्कि शायद मैं हूं। अगली ही रात अद्वैत के फोन में रिकॉर्डिंग खुद चालू हो गई। वीडियो में उसने खुद को देखा, सोते हुए, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब जागा हुआ था। और फिर वो प्रतिबिंब मुस्कुराया और अद्वैत के कमरे में आ गया। जब अद्वैत जागा तो उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर खींचने की कोशिश की हो। अवनी और अद्वैत ने मिलकर फैसला किया, उन्हें उस आईने को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही हथौड़ा आईने के करीब पहुंचा, आवाज आई, तोड़ोगे तो मैं बिखर जाऊंगा, हर शीशे में उतर जाऊंगा, फिर दुनिया में कोई आईना सुरक्षित नहीं रहेगा। अद्वैत ने कहा, तो फिर इसका हल क्या है? आईना चमका, जिसने पहली बार मुझे बनाया वो ही मुझे बंद कर सकता है। अवनी चौंकी, मतलब मेरी माँ? अवनी को याद आया, बचपन में माँ एक अजीब सी किताब पढ़ती थी
जिसमें शब्द आईने और प्रतिबिंब तंत्र जैसे शब्द होते थे। माँ अब जीवित नहीं थीं, लेकिन उनके कमरे में रखी पुरानी डायरी अब भी थी। डायरी में लिखा था, मैंने उसे बचाने के लिए आईना बनाया, लेकिन ये आईना अब जिंदा है। उसे बंद करने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1, पहला सच जो किसी ने कभी ना सुना हो। 2, एक अधूरी आत्मा जो अब पूरी हो चुकी हो। 3, और एक बलिदान। अवनी और अद्वैत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अवनी और अद्वैत मां की डायरी में लिखे 3 तत्वों को ध्यान से पढ़ते हैं। 1, पहला सच जो किसी ने कभी ना सुना हो। 2, एक अधूरी आत्मा जो अब पूरी हो चुकी हो। 3, और एक बलिदान। अवनी धीरे धीरे उन पन्नों को पलटती है। आखिरी पन्ने पर एक पुराना फोटो गिरता है, एक बच्चा जिसके सिर पर सफेद चादर, आंखें नीली और चेहरे पर डर। ये कौन है? अद्वैत ने पूछा। अवनी बोली, ये मैं नहीं हूं। फिर उसने एक कोना खोदा। वहां उसे एक और तस्वीर मिली। उसकी मां किसी अंगूठी पहने हुए महिला के साथ थी, जिनकी आंखें वैसी ही थीं जैसी आईने की परछाइयों में थीं। मेरी मां कोई साधारण औरत नहीं थी, अवनी बुदबुदाई। शायद उन्होंने इस आईने को बनाया नहीं था, बल्कि खोला था। अद्वैत कुछ समय से चुप था, फिर अचानक बोला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है अवनी। मैंने इस आईने के बारे में पहले भी रिसर्च की थी, 5 साल पहले, और मेरी बहन गायब हो गई थी। आईना उसी दिन से सक्रिय हुआ था। अवनी चौंक गई। तुम्हारी बहन? क्या वो आईने में है? अद्वैत ने सिर झुका लिया। शायद वही अधूरी आत्मा है। अब दोनों उस आईने के पास गए। अवनी ने पूछा, तू क्या चाहता है? आईने में एक लड़की की छवि उभरी। वो अद्वैत की बहन थी, काफी छोटी उम्र में खो गई थी। उसकी आंखों में एक विनती थी, मैं अधूरी हूं, मेरा जीवन अधूरा रहा, मुझे बाहर निकलना है। आईने ने कहा, अगर तुम उसे बाहर लाओगे तो कोई और अंदर जाएगा। बलिदान, अवनी फुसफुसाई। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।